वेलकम टू क्लास। अब हम इस क्लास के बारे में बात कर रहे थे, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करना था। और आपका जैसे कि 28 को एग्जाम है, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। BESC 132 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जी, पहला एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यूनिट 3, 4 एंड 5 या 5, 4, 3 इन 5, 4, 3, 4, 5, 6 तक यूनिट के कुछ क्वेश्चन अभी करवाऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मैं दूसरे क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? त्रिभाषा सूत्र से क्या है? ठीक है, ये चीजें एक बार मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो हम कर रहे हैं, क्लियर कर दूं। जैसे भारत में शैक्षिक नीतियां, ये आपका यूनिट 3, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा तो इसी से कुछ काफी सारे प्रश्न भी करवाने वाला हूँ मैं आपको, अगर आपने ये चीज कंप्लीट कर लिया है। माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अंशकालिक शिक्षा, पत्राचार माध्यक्रम से साक्षरता और व्यस्तता, ठीक है, इस प्रकार से चीजें, ये सब चीजें हैं। तो मैं वही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। पहला है आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न आपका है, त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा सूत्र मतलब 3 लैंग्वेज को जो बताने की बात हुई थी। फिर GER क्या है ये, और शिक्षा का निजीकरण का मतलब है प्राइवेटाइजेशन से। तो ये क्वेश्चन आपके BESC 132 के क्वेश्चंस जो है उसमें आने के कुछ चांसेस हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे और मुझे बेस्ट टू बेस्ट मैं इसलिए लगा, वो मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर भी बताता हूँ। पहला क्वेश्चन था जैसे कि आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है, तो वो ये है कि आपका भारत, जी आपका जो भारत के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत ने 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता बनाई थी। सरकार ने इस संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए समय समय पर कई पहल की और 2002 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा आरंभ करी थी, जो 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट के लिए एक मौलिक अधिकार बन गई थी। याद होगा आपको, इसमें 86 कौन सा संशोधन हुआ था, उसमें 21A जो है आर्टिकल, इसमें हमारे संविधान उसमें ऐड किया गया था, अगर आपने जब क्लास में कराया था तो। त्रिभाषा सूत्र, एक और प्रश्न था आपका, त्रिभाषा सूत्र क्या है? तो 3 भाषा सूत्र आ गया था, हर बच्चे को कम से कम 3 भाषाएं सीखनी चाहिए, और स्थानीय मातृभाषा हिंदी, अंग्रेजी, या अंग्रेजी किसी भी विषय में हो सकती है, मतलब जो इस तरीके से है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न भी हो गया। और तीसरा तो बड़ा सिंपल छोटा सा प्रश्न है कि GR का अर्थ है सकल नामांकन अनुपात, मतलब कि कितने बच्चे इनरोल होते हैं स्कूलों के लिए, ये हमने इसमें डिस्कस करना था, या याद होगा आपको सभी को। अच्छा, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण से एक बार क्या नाम है दिव्या जी, आपने किया ये टॉपिक? यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया? नो सर। ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो शिक्षा का निजीकरण का मतलब है प्राइवेट स्कूलों का ज्यादा से ज्यादा खुलना, ठीक है। निजी समूह को शैक्षणिक संस्थानों जैसे LLB, डॉक्टर, इंजीनियर और जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, सभी जगह पे प्राइवेट सेक्टर के अपने खुद के संस्थान हैं, जैसे संस्थागत की बारे में बात हो रही है, चलाने की अनुमति देने के राज्य को संदर्भित करता है। यानी कि राज्य के पास, जैसे हमने पढ़ा था कि राज्य के पास अधिकार हैं, कुछ सूचियां हैं ना, समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची, संघ सूची, इस प्रकार से हमने जब पढ़ा था, तो अब वहां पे हमने ये पढ़ा था कि इनके अधिकार के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। कुछ और प्रश्नों के मैं बारे में बात करूंगा यूनिट 3 से ही। वो कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, एक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है बहुत। दूसरा है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, सकारात्मक हस्तक्षेप से क्या तात्पर्य है? ठीक है। और है OBE, OBE से क्या मतलब है? ये 3 क्वेश्चन हैं, इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। पहला था समावेशी शिक्षा, एक बार दिव्या जी पढ़ रीड कीजिएगा। समावेशी शिक्षा सामाजिक न्याय और मानव अधिकार के सिद्धांत पर आधारित नियमित कक्षा में अन्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है। यह सभी बच्चों को उनकी विशिष्ट आवश्यकता और हितों की रक्षा करते हुए एक साथ सीखने के लिए एक सामान्य सीखने का वातावरण प्रदान करता है। जी सकारात्मक जी जी जी, ठीक है। तो ये आपने इन्होंने बताया, और ये आपने थोड़ा सा इसमें हिंट लिया, इसमें यही इसमें था इसमें, ठीक है जी, थैंक यू दिव्या जी। जी, ठीक है। तो जो अभी जैसे बताया समावेशी शिक्षा क्या होता है, तो समावेशी शिक्षा के बच्चों को समान अवसर प्रदान करने का, जैसे अभी बताया इन्होंने, आवश्यकता हितों और की रक्षा करना, यानी सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, सकारात्मक हस्तक्षेप से आप क्या समझते हैं?
सकारात्मक हस्तक्षेप, यानी कि इंटरफेयर करना, जैसे होता है ना कि आप मुझे इंटरफेयर मत करो या मुझे डिस्टर्ब मत करो, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव चीजें हैं तो वो सकारात्मक हस्तक्षेप कहलाता है। सकारात्मक हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? सकारात्मक भेदभाव समाज में सीमांत वर्गों की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दूरस्थ स्थान में महिलाओं के साथ अलग भेदभाव हो रहा है तो ठीक है। होता है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए कह लेते हैं कि अगर कोई महिला कोई पुरुष आपस में नॉर्मल है तो कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन मान लो कभी आपको लगता है कोई पति पत्नी कहीं मार्केट में बाजार में बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव किया, कुछ ऐसा कर रहे तो फिर आप इंटरफेयर कर सकते हो, बोलते हैं ना। इस प्रकार के हस्तक्षेप को अलाउ किया गया है कि जहाँ पे भेदभाव होता है समाज में, पढ़ाई के या शिक्षा के समान अवसर नहीं मिलते हैं, वहां पर हम हस्तक्षेप कर सकते हैं और अन्य को भी इसमें दे सकते हैं, अवसर दे सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न था आपका। अब आता है ओबीई से क्या आप समझते हैं? इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में बता दे एक बार, क्या होता है बता दीजिए। आउट बेस्ड एजुकेशन, ओबीई, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब होता है, ओबीई का कहना है कि विषय अथवा शिक्षा का पड़ाव पूरा होने के बाद अधिगम प्रतिफल होना चाहिए, या सीखने के प्रतिफल फलक दृष्टिकोण और विकास के संकेत नहीं कुछ। इसमें यह कि संपूर्ण विकास किसी व्यक्ति का चरित्र के साथ साथ उसके बाकी चीजों के स्किल्ड लेवल पे, जैसे हमने जो बात करी थी कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, यानी कुछ पढ़ने के बाद आउटकम निकल के आना चाहिए। जैसे आप भी कोई काम करते हैं, इसमें हमने और जैसे टॉपिक पे बात करी थी कि विषय शिक्षा पूरा पढ़ाव होने के बाद प्रतिकूल, इसमें क्या बात करी थी हमने कि आउटकम निकलना चाहिए और प्रोडक्टिव निकलना चाहिए। जब भी आप कोई काम करते हो तो आप उसका रिजल्ट चाहते हो या नहीं चाहते हो? चाहते हो ना, तो इसका मतलब होता है कि हम प्रतिफल चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। वो ओबी एक प्रश्न था ना, जैसे मैंने यहाँ पर रखा था कि ओबी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कल 28 को आपका शायद, एक तो मॉर्निंग में नहीं है तो आपका दोपहर में एग्जाम है, तो मॉर्निंग में भी आपको एक 2 क्लास हम वीडियो यहाँ पे कर लेंगे और फिर इंस्टेंट उसको हम 28 जुलाई जी, इसको दोपहर में है ना, तो इसको हम मॉर्निंग में भी एक क्लास कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्रश्न मैंने आपको बता दिए इसके अंदर। अब है एक और कुछ और प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें किस वर्ष भारत ने वॉशिंगटन समझौते को अपनाया था? अगर याद होगा 2014 में भारत ने कब क्या अपनाया था? वॉशिंगटन समझौता हुआ था एक, उसको अपनाया था। उसमें कुछ और शिक्षा की नीतियों के बारे में, बदलाव और चीजों के बारे में हमने क्लास में डिस्कस किया था। स्वयं को विस्तृत रूप में लिखें, तो स्वयं का मतलब क्या होता है? स्टडी ईबीएस ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पिरेंट माइंड। ठीक है, ये स्वयं होता है इसका मतलब। अब आप कहेंगे कि स्टडी इससे कैसे स्वयं बन रहा है, तो वो इस तरह के वेब्स के थ्रू या एक्टिव लर्निंग यंग एस्पिरेंट माइंड के थ्रू, जैसे आपने इग्नू का भी साइट में देखा होगा, स्वयं के माध्यम से, है ना, या फिर और भी इस तरीके से। शिक्षा का पीपी प्रतिमान क्या होता है, ये अगर आप कोई बता पाएंगे स्टूडेंट्स? शिक्षा का पीपीई, पीपी का निवेश का मतलब क्या होता है? पीपीपी निवेश और शिक्षा नियोजन के लिए प्रतिमान है, जहां एक सरकारी और निजी प्रतिमान दोनों काम करते हैं। जी बताएं कोई, इस प्रश्न के बारे में बात हो रही है। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको और थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ मैं। अभी जैसे शिक्षा का जो था, हमने बताया था ना कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, इसमें थोड़ा सा जो है कमी रह जाती है। तो उस चीज के लिए हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर अगर जब काम करते हैं, तब हम बोलते हैं पीपीई मॉडल पे हम काम करते हैं, प्रतिमान। तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका पीपी मॉडल हो गया। कुछ और प्रश्नों को हम देखेंगे यहाँ पर। एक तो है विद्यालय संरचना को लेकर, अभी आपका आपका एक यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपने यूनिट 1 और 2 की क्लासेस हमने अपलोड कर दी होंगी, आप एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम यूनिट 3 कंप्लीट हो गया, अब हम यूनिट 4 करेंगे और 5 करेंगे या 6 करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे कंप्लीट होगा तो ये यूनिट देख लीजिएगा। विद्यालय संरचना को लेकर माध्यमिक शिक्षा आयोग और शिक्षा आयोग को संतुष्टियां भिन्नता थी, तो इसको आपने क्या करना है, ये बात बतानी है आपने कि संतुतियों क्या भिन्नता थी, कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था और संतुतियों में, दोनों में क्या भिन्नता थी। अगर आप इसके बारे में उत्तर देखेंगे तो वो भी बता सकते हैं। भारत में वर्तमान शैक्षिक संरचना क्या है, तो देखिए भारत की संरचना और ये दोनों मिलते जुलते हैं। शिक्षा विद्यालय विद्यालय शिक्षा और वैकल्पिक मॉडल, इस प्रश्न को भी जरूर करके जाइए, ये भी आपको कल मॉर्निंग में आप देख सकते हैं, इसलिए अभी इससे उसको कर लीजिए। और कुछ और इसके प्रश्न उत्तर हैं और उसके वैकल्पिक उत्तर हैं। चलिए अब हम इसके थोड़ी सी उत्तर की चर्चा करें। तो ये जो है एक संरचना इसमें बताई गई है कि जो स्कूलों के बारे में। ठीक है, और फिर हम इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में एक आदर्शवादी विद्यालय, विद्यालयों के लिए क्या होता है, हम कह सकते हैं
एकलव्य, याद है आपको एकलव्य कौन थे? एकलव्य आदिवासी जो वनवासी जो लोग थे उनको एकलव्य कहा जाता है कि एकलव्य मतलब वनवासी क्षेत्र के लोग। तो उनके लिए जो एकलव्य स्कूल होते हैं वो किन के लिए होते हैं? अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए एकलव्य स्कूलों का आरंभ किया गया था। ठीक है। प्रदर्शन पब्लिक विद्यालय से संबंधित है, तो इसका उत्तर क्या आएगा आपका? क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। और वीणा वादनी विद्यार्थियों के लिए दोनों हाथों से लिखना सिखाया जाता है, तो कहाँ पे सिखाया जाता है ये? वीणा वादिनी स्कूल। ठीक है। अब हम कुछ और प्रश्नों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हमें एक और क्लास करनी होगी तो, बट कोई नहीं, एक बार देख लीजिए। ये कुछ और प्रश्न हैं, शायद इसके उत्तर हैं, एक बार चेक कर लेंगे हम। जी हाँ, दूर शिक्षा और मुक्त शिक्षा में अंतर बताना था। NOIS, ये याद है किसी को? NIOS मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ओपन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग करके जैसे होता है ना, इग्नू होता है, DU होता है, NIS होता है। तो ये सारे संस्थान के बारे में चर्चा कर रखे हैं हम कि ये सारे संस्थान है। NIOS का कब हुआ था, और ये अलग अलग जैसे संस्थान के बारे में जब आप अगर बुक में भी हमने नोट्स करवाया था तो आपने एक बार चेक कर लिया होगा कि सारी चीज हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, अपने राज्य के पूर्व में ये सब चीजें हैं। और अब इसके बारे में चर्चा करूं तो मैं कुछ सेकंड पर्सन से आपका अगर मैं चर्चा करूं, अभी हमारे पास थोड़ा सा कम समय है, इस कारण से हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बट फिर भी अगर आपकी सफिशिएंट होगी वीडियो, अगर आप करके जाते हैं तो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा विशेषताएं, अभी भारत के बारे में बात कर रहे थे, जल्दी से बात कर लेते। प्राथमिक शिक्षा की विशेषताएं याद है आपको? पूर्व प्राथमिक मतलब प्री नर्सरी, याद है किसी को? प्री नर्सरी, KG, NKG जिसको हम बोलते हैं, केजी। ठीक है, यानी कि नर्सरी प्राइमरी स्कूल से पहले की शिक्षा का भारत में किस प्रकार की चीजें है? तो देश भर में क्या है? 3 साल से 6 साल तक का, यानी प्राइमरी स्कूल में तो 1 साल का बच्चा जाता है, एक से 5, फर्स्ट क्लास से 5th क्लास है तो 5-6 साल से, लेकिन पूर्व में 3 साल से बच्चे का एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। ये चीज हमने इसमें कंप्लीट कर ली थी। पूर्व प्राथमिक का मतलब है प्राइमरी से पहले। ठीक है, और फिर हमने ये चीज इसमें कर ली थी, सर्वांगीण विकास, भावनात्मक संचार और कौशल का बढ़ावा। ठीक है, ये चीज इसमें आपका पूर्व प्राथमिक के बारे में, ये तीनों टॉपिक। एक बार दोबारा बताता हूँ, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की विशेषताएं, अगर आपसे ये पूछा जाता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की विशेषताएं, तो आपने ये लिखना है, भारत में अनियमित क्षेत्र हैं, 3 से 16 साल के बच्चे की सहायता और देखभाल करना थोड़ा कठिन है, और सर्वांगीण विकास की चिंता है। तो सर्वांगीण विकास का मतलब है संपूर्ण मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा बच्चा खेलकूद में कमजोर रह जाता है, या बौद्धिक में, शारीरिक में, मानसिक रूप से भी कई बार बीमार हो जाता है। और तीसरा आता है माता पिता के साथ अन्य चीजें। ठीक है, और उसके बाद एक और टॉपिक पे हम देख लेते हैं, और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, एक वो था प्री प्राइमरी था, ये प्रारंभिक शिक्षा है जिसपे हम गुणवत्ता शिक्षा पर ध्यान करें, बात करेंगे, 1 से 8वीं तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं प्रति, और ये जोड़ देता है निवेश और सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, यानी कि सार्वभौमिक पहुंच सभी जगह पे इसका पहुंच हो, सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो और पढ़ लिख करके आगे कंटिन्यू करें। और है प्रारंभिक शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा, मौलिक मानव अधिकार, तो ये अधिकारों के बारे में चर्चा हो रही थी इसमें। और है मध्यम भोजन योजना और सर्व शिक्षा अभियान। तो कुछ योजनाओं के बारे में, जैसे हम भारत के बारे में प्रारंभिक शिक्षा की विशेषताएं वगैरह के बारे में बता रहे हैं कि इसमें मिड डे मील है, जैसे आपने सुना मध्याह्न भोजन योजना का बोलते हैं मिड डे मील। मिड डे मील इसका मतलब होता है स्कूलों में अगर भोजन प्रदान किए जाते हैं, MDMC स्कूल और कई स्कूलों में दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी कई जगह बच्चों को पढ़ाने का काम चल रहा है। ठीक है, कुछ और प्रश्न के बारे में बात करूंगा तो विद्यालय शिक्षा के लिए नियामंकन संस्थाएं, एक प्रश्न आया होगा, आपने इसमें शायद नोटिस नहीं किया होगा, अगर आपने नहीं नोट किया है तो देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 6 क्वेश्चन आपको बताया हूँ, अभी तक आपने से पूर्व याद है, अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए काम करने के लिए विभिन्न संस्थानों को सूचीबद्ध कीजिए। विभिन्न संस्थाओं के बारे में बात की तो कौन कौन सी संस्थाएं जो काम करती हैं वो आपको बता दिया। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कोई 5 विशेषताएं बतानी है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की 5 विशेषताएं मैंने बताई थी, अभी याद है आपको? याद है, नहीं याद है? यानी कि अगर माँ बाप अगर जॉब पे जाते हैं तो बच्चे की देखरेख कौन करता है? पूर्व, अगर आंगनबाड़ी तो याद होगा, याद है सब मजाक में, जब कहाँ जाते हो पढ़ने वाले बच्चा, छोटा बच्चा क्या बोलता है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा की विशेषता ये है कि एक तो बच्चे की अच्छी देखरेख भी हो जाती है, क्योंकि मम्मी जहाँ पे जॉब करने जाती है तो वहाँ पे, इसकी मैं दिखा देता हूँ दोबारा, ये रहा पूर्व प्राथमिक योजना की विशेषता। तो पहला क्या है, भारत में नियमित क्षेत्र है, 3 साल के बच्चे की सहायता और देखभाल भी हो जाती है, और माँ जॉब करने लग जाती है। सर्वांगीण विकास भी हो जाता है, भावनात्मक संचार और कौशल का बढ़ावा होता है, क्योंकि बच्चे आपस में एक दूसरे देखते हैं, मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे होता है। और 5वां पॉइंट ये कि माता पिता के साथ अन्य देखभाल का समर्थन करें। ठीक है, माता पिता और अन्य देखभाल करने वालों का समर्थन करना चाहिए इसमें। तो ये 5 बातें आपने देख ली, एक बात, एक पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट ये रहे और 3 पॉइंट ये रहे, पांचों बिंदु इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में किसी 5 प्रमुख विशेषताओं को भारत में प्रारंभिक शिक्षा, तो प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हमने भारत में चर्चा कर ली थी।
तो भारत में प्रारंभिक शिक्षा के बारे में क्या था आपका? गुणवत्ता, शिक्षा पर ध्यान, निवेश और सार्वभौमिक, क्योंकि निवेश अभी उतना ज्यादा नहीं हुआ था स्कूलों वगैरह के, लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है। तो ये भारत में प्रारंभिक शिक्षा के ऊपर बात हो रही थी, मैंने आपको शो कर दिया। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन सारा देख लेते हैं, फिर आंसर देख लेंगे, ठीक है जी। भारत में प्रारंभिक शिक्षा की किसी 5 मुख्य विशेषताओं की बात करना है। देखो ऊपर है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक याद है, प्राइमरी से पहले की बात हो रही है, ठीक है। विद्यालय शिक्षा में संस्थागत यानी कि आर्कियोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। सरकारी और निजी प्रबंधन के बीच में अंतर, यानी प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर कैसे काम करते हैं, उसके बारे में चर्चा करनी है यहाँ पे। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के बारे में। प्रबंधन का मतलब होता है जब प्राइवेट मैनेज करता है और गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो राज्य नियामक और संस्था के रूप में। और एनसीईआरटी सुना है आपने किसी ने? सबने बुक्स पढ़ी एनसीईआरटी की, तो याद है ये सब सरकार ने बना। एनसीईआरटी ठीक लिखा है मैंने, एनसीईआरटी ठीक है, ऐसे बोलते हैं, जल्दी से एनसीईआरटी बोल सकते हैं। तो ये सब इसकी जिम्मेवारी क्या है, कैसे बनाया इसने, राज्य सरकार ने बनाया कि केंद्र सरकार ने बनाया, ये सारे सब प्रश्न थे। और मैंने इसमें काफी सारे, अच्छा कुछ और भी प्रश्न है इसमें। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख गुण बताइए। याद है सर्व शिक्षा अभियान में हम क्या क्या लेके आए थे? सभी बच्चों को शिक्षाओं को, बालिकाओं की शिक्षा के लिए एनपीजीएल कार्यक्रम का योगदान है इसमें। देखा नॉन कॉलेज वुमेन्स वगैरह भी बहुत सारी चीजें इसमें खोले गए हैं ताकि बच्चों को, बालिकाओं को सीखने का भी अवसर मिले। अब शैक्षिक ये हाँ कुछ संस्थाओं के बारे में भारत अभी आया था ना, भारत की विभिन्न संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला तो आपको ये समझना है कि विद्यालय शिक्षा की नियामक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, केंद्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के नियामक इकाई कौन कौन से हैं, और शिक्षा मंत्रालय यानी कि एचआरडी मिनिस्टर, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके है इसमें, मतलब शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं, शिक्षा मंत्री बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये काम इनका क्या है, ये सारी चीज आप इसमें पढ़ लीजिएगा प्लीज। उसके बाद है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी के बारे में आपने इसमें पढ़ना है कि इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और ये सारी चीज बात इसमें लिखी गई है, ठीक है। फिर एक और चीज आती है इसमें एनआईईपी, एक बार पढ़ना दिव्या जी। राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, जिसे पहले शैक्षिक योजना और प्रशासन का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नाम दिया गया था, का मुख्य ध्येय नियोजन और प्रशासन में लगे एजेंसियों, संस्थानों और कर्मियों को क्षमता निर्माण, अनुसंधान और पेशेवर सहायता सेवाओं से संबंधित है। नीपा NIEPA शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। नीपा में 8 विभाग हैं: शैक्षिक नियोजन विभाग, शैक्षिक प्रशासन विभाग और शैक्षिक जी ठीक है, इसको हम बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। अभी हमने जैसे क्वेश्चंस वगैरह देखने की बात करी थी, जल्दी से एक बार आगे बढ़ते हैं। फिर हमने हिस्ट्री करनी है, फिर बाकी जो बैक टू बैक जितने सब्जेक्ट होंगे उनको भी हम जैसे रिवीजन क्लास जिन जिनकी हमने बताई है वो सारी क्लासेस होंगी। एनसीईआरटी के बारे में हो गया, और नेपा कैब किसे बोलते हैं, कैब याद है, कैब इसे बोलते हैं, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को कैब बोलते हैं, ठीक है। सीबीएसई याद है, सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई, ठीक है, ये भी आप इसमें कर लीजिएगा। और कुछ और प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। एक और आपको मॉर्निंग में सुबह एक बार ये तो रात को तो आप ये करके जाइए बिल्कुल, इसके बाद मॉर्निंग में अभी आपको एक चीज और हम प्रोवाइड करेंगे, वो भी एक बार रिकैप करते हुए जाइएगा। प्रबंधन के प्रकार जो आपने बात करी थी, सरकारी स्कूल के प्रबंधन, सरकारी स्कूल राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर मिलकर करते हैं तो वो सार्वजनिक आ जाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के लोग काम करते हैं तो उसको प्राइवेट ही कहते हैं। इसको स्थानीय निकाय, निजी सहायता प्राप्त, देखो स्कूलों के जितने प्रकार हैं याद होगा आपको, गैर मान्यता प्राप्त, निजी आत्मपोषण, खुद अपना स्कूल चलाते हैं कुछ लोग, निजी सहायता, कुछ को थोड़ी थोड़ी सहायता चाहिए होती है, किसको स्थानीय सहायता यानी कि एनसीडी या सरकार या केंद्र सरकार, राज्य सरकार सहायता करती है, इस प्रकार से है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक और क्लास करवाएंगे। थैंक यू।